Hello, guys, and welcome to Olive Board. My name is Hardik Mishra, and this is your session in which I am going to discuss some very important questions from your exam point of view, which are going to help in your examination, especially if you are preparing for SSC, CGL, or CHSL. This will really going to help you. So, but before that, let me just tell you about this mission SSC CGL. We have this batch in which we are going to take tier 1 and tier 2 thoroughly, and we have separate batches for Hindi and English medium students. So what are you waiting for, guys? Quickly enroll, and to get 40% off, use code SSC40. So now without any further ado, let's jump to the first question. And as you can see on your screen, the first question is over here. ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रैवलर कमांडेड ऑफ द पीजेंट ही वुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट विलेज. अब यहां पर देखिए ट्रैवल क्या कह रहा है क्वेश्चन की, ट्रैवलर ने क्या किया, कमांड किया. ठीक है, कमांड ऑफ द पीजेंट, डज इट मेक सेंस कि यहां पर ये पीजेंट को कमांड ऑफ जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, कमांडेड ऑफ जो है वो इनकरेक्ट है. तो यहां पर क्या होना चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ट्रैवलर ने जो है पीजेंट से पूछा, ठीक है, कि वो बता सकता है कि क्या जो सबसे नजदीकी विलेज कौन सा है. तो यहां पर क्या होना चाहिए आंसर, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द पीजेंट, मतलब ट्रैवलर ने जो है पीजेंट से इंक्वायर किया, पूछा उससे. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ द पीजेंट इफ ही कुड, कि अगर वो बता सकता है कि, ठीक है, कि अगर वो बता सकता है कि रास्ता क्या है जो सबसे नजदीकी विलेज है उसका. सो दैट मेक्स आंसर एज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां पर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर स्टैब्लिश्ड अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स. प्लाइट ऑफ द फार्मर्स मतलब फार्मर्स का जो दुख है उसे. अब यहां पे जो हाईलाइटेड वर्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं वो कौन सा है, वो है स्टैब्लिश्ड. ठीक है, स्टैब्लिश्ड आपका यहां पर हाईलाइटेड वर्ड है. अब हम यहां पर अगर जरा सा देखें तो कमीशन कोई चीज ऐसी होती है जिसे हम स्टैब्लिश नहीं करते. स्टैब्लिश किसे किया जा सकता है, स्टैब्लिश करने के लिए हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कंपनी हो सकती है. ठीक है, क्लियर हो क्या. तो ये सब चीजों के लिए स्टैब्लिश वर्ड यूज होता है. फॉर्म अगर हम बात करें, फॉर्म्ड किसके लिए यूज होता है, कमिटी फॉर्म होती है. ठीक है, क्लियर हो गया, कमिटी फॉर्म होती है. उसी तरीके से टीम फॉर्म हो सकती है. तो कमिटी या टीम के लिए हम क्या यूज कर सकते थे, फॉर्म्ड. क्रिएट करने का यहां पर कोई सेंस नहीं बनता, क्रिएटेड का यहां पर कोई भी सेंस जो है वो प्रॉपर नहीं बनता कि क्रिएटेड का कोई मतलब निकले. तो यहां पर क्रिएटेड भी नहीं हो सकता था, क्रिएटेड समथिंग ऐसा होता है जो कुछ क्रिएट की जाए. तो कमीशन जो वर्ड है, कमीशन के साथ कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होता है, कमीशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है, सेटअप. ठीक है, कमीशन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो है सेटअप वर्ड. ठीक है, तो कमीशन के लिए आप सेटअप वर्ड का यूज करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए वील मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग बट नो वन पिक्ड अप द कॉल. अब देखो ये बहुत ही गलत चीज है. हम ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा बार बार ऐसा हो रहा था, तो हम बार बार ऐसा हो रहा था को हम वो वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते. तो ये रिंगिंग एंड रिंगिंग जो लिखा है ये बिल्कुल एब्सर्ड है. तो रैंग एंड रैंग, बेल वॉज रैंग एंड रैंग, अगेन वो चीज वही हो गई. आपने पास्ट इसको पैसिव फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल गलत है. द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, अगेन यहां पर गलत हो गया. ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, द बेल रैंग रिपीटेडली या द बेल वॉज रिंगिंग रिपीटेडली. ठीक है, अब देखो यहां पर आपका अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहां पर क्या होना चाहिए, अच्छा ये वॉज भी हाईलाइटेड है. ठीक है, द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग बट नो वन पिक्ड अप द कॉल. तो यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए कि मतलब बेल जो है वो बज रही थी, ऐसा कहना चाह रहा है ना जो ऑथर है, वो ये कहना चाह रहा है कि बेल जो है वो बज रही थी, मतलब कंटिन्यूएशन में काम चल रहा था. इसलिए आंसर क्या होगा, द बेल वॉज रिंगिंग रिपीटेडली, जो बेल है वो बार बार बज रही थी. ठीक है, क्लियर हो गया. सो दैट मेक्स आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्टूडेंट्स विल हैव टू गिव द टेस्ट अगेन टुमारो.
एक चीज याद रखिएगा, टेस्ट या एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट या फिर एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट होता है या कैंडिडेट होता है, स्टूडेंट या कैंडिडेट जो होता है, उसके लिए आप या तो आप यूज कर सकते हैं सिट फॉर, ठीक है, कि एग्जाम के लिए बैठेगा, है ना, मतलब एग्जाम देने के लिए अगर बात करें, या फिर अपीयर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, टेक, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जामिनर होता है, या फिर यहां पे एक और वर्ड यूज कर लेता हूं, एग्जामिनी, एग्जामिनी मतलब जो अपीयर हो रहा है एग्जाम में, तो कैंडिडेट, स्टूडेंट या एग्जामिनी, और एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है, वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक, या एग्जामिनर हो गया, या टीचर हो गया, या प्रोफेसर हो गया, ऐसा कोई भी वर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो द स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट होगा, ठीक है, विल हैव टू टेक द टेस्ट, गिव द टेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टेक द टेस्ट होगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि गिव किसके लिए यूज होगा, यहां पर वर्ड गिव किसके लिए यूज होगा, गिव होगा टीचर के लिए या एग्जामिनर के लिए। तो यहां पर गिव वर्ड किसके लिए यूज होगा, टीचर या फिर एग्जामिनर के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, मतलब मुझे अभी बहुत जरूरत है, क्या मुझे कुछ रुपए देंगे, यही कहना चाह रहे हैं। देखो फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, अ फ्यू का मतलब होता है सम अमाउंट, एंड द फ्यू जो यूज होता है वो होता है मतलब वॉट एवर देयर इज बट ऑल। तो द फ्यू जो है हमेशा नेगेटिव वे में यूज होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी ने मतलब 1 रुपए, आपको 100 रुपए की जरूरत है पर आपको किसी ने 1 रुपए दिया, तो उससे कुछ आप कर पाओगे क्या, नहीं। तो वो क्या हो गया, फ्यू, मतलब जितना जरूरत है उससे कम, दैट इज कॉल्ड फ्यू। और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेंड मी अ फ्यू रुपीज, मतलब कुछ रुपए, अ फ्यू रुपीज होना चाहिए था, फ्यू रुपीज नहीं होगा। सो दैट मेक्स अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी हैड बेटर वियर फेस मास्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं हैड बेटर, अब कई लोगों को लगेगा सर हैड है तो यहां पर हैड के साथ V3 लगा देते हैं तो बी ऑप्शन सही कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हैड बेटर वेयरिंग तो बिल्कुल, वोर तो बिल्कुल ही गलत है। हमेशा याद रखिएगा हैड बेटर के साथ आप V1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मीनिंग क्या है, बेहतर होता कि हम ऐसा करते, बेहतर होता कि हम ऐसा करते, ठीक है। हैड बेटर के साथ रट लीजिए, हमेशा V1 आता है, केवल और केवल, ना ING आएगा, ना 2+V1 आएगा, ना V3 आएगा, ना V2 आएगा, केवल और केवल V1 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दे शुड हैव वन द रेस, ठीक है, दे शुड हैव वन द रेस, दे शुड हैव वन द रेस बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। अब यहां पर क्या लिखा है, दे शुड हैव वन द रेस, मतलब उन्हें जीत जाना चाहिए था, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनना जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप बात करते हैं यहां पर शुड हैव की, या फिर आप बात करते हैं कुड हैव की, या फिर आप बात करते हैं वुड हैव की, तो मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव में क्या डिफरेंस। सबसे पहले शुड हैव देखते हैं। शुड हैव हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें कोई चीज ऐसी बात की जा रही हो जिससे ये समझ में आ रहा हो कि उन्हें रिग्रेट है, जैसे कि I should have listened to you before investing, है ना। I should have listened to you before investing because now I have because now I have suffered a loss। तो मतलब अब यहां पे क्या हो रहा है, वो रिग्रेट कर रहा है, बिकॉज नाउ ही हैज, ठीक है, या फिर बट नाउ आई हैव ये लिख सकते हैं, आई शुड हैव लिसन टू यू बिफोर इन्वेस्टिंग बिकॉज नाउ आई हैव सफर्ड अ लॉस, नाउ आई हैव सफर्ड लॉस, ठीक है।
या बिकॉज नाउ आई सफर्ड लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे ये समझ में आए कि रिग्रेट हो रहा है। तो जब भी रिग्रेट की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव यूज करेंगे। जब भी रिग्रेट की बात आएगी क्या यूज करेंगे, शुड हैव यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर वुड हैव कब यूज करते हैं। वुड हैव हम कब यूज करते हैं, हम वुड हैव तब यूज करते हैं देखें, वुड हैव और कुड हैव की अगर हम बात करें तो कुड हैव हम तब यूज करते हैं जब कोई कुछ कर सकता था पर उसने किया नहीं क्योंकि उसका मन नहीं था। जैसे कि आई कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, I could have attended the meeting, but I didn't. पर मैंने नहीं किया, मतलब मन नहीं है। तो जहां पर मन की बात आ जाए कि ऐसा कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो मन नहीं था इसलिए नहीं किया, तो यहां पर could have आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जहां पर मन की बात आ जाए कि हाँ बस नहीं मन था तो नहीं किया, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, could have, या नहीं किया, सिंपल नहीं किया, ठीक है, मन नहीं था या कुछ भी नहीं किया बस, तो दैट इज could have। बात करते हैं अगर हम वुड हैव की बात करते हैं तो वुड हैव तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक्सक्यूज हो, जब हमारे पास कोई एक्सक्यूज हो कि इसलिए हम नहीं कर पाए। जैसे कि आई वुड हैव गिवन यू द मनी बट आई डोंट हैव, पर मेरे पास है ही नहीं। आई वुड हैव गिवन यू द मनी बट आई डोंट हैव, पर मेरे पास है ही नहीं ठीक है, मैं तुम्हें दे सकता था पैसे लेकिन मेरे पास है ना, बट आई डोंट हैव देम, ठीक है, पर मेरे पास है ही नहीं। क्लियर हो क्या। तो जहां पर कि एक्सक्यूज वाली बात हो तो वहां पर वुड हैव लगाते। तो यहां पर देखो कोई एक्सक्यूज तो है ही नहीं, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, पर उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, तो मतलब मन वाली बात हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कुड हैव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, टू लिटिल इज इनफ बाय दिस टाइम बट द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स। टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन मार्स। अब बाय दिस टाइम कब यूज करते हैं, बाय दिस टाइम हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। जैसे कि बाय दिस टाइम ही विल हैव रीच्ड देयर, मतलब अब तक बाय दिस टाइम ही विल हैव रीच्ड देयर, ठीक है, अब तक वो वहां पहुंच चुका होगा। बाय दिस टाइम ही विल हैव रीच्ड देयर, ठीक है, वो वहां तक पहुंच चुका होगा। क्लियर है। तो बाय दिस टाइम तो परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट वगैरह में। तो यहां पर क्या आना चाहिए, इन दी एंड तो मीनिंग ही चेंज कर देगा, प्रेजेंट का यहां पर कोई सेंस नहीं बनता। तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंटली, ठीक है। टू लिटिल इज नोन प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, राइट नाउ, प्रेजेंटली मतलब राइट नाउ, इस वक्त, ठीक है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंटली, दैट मेक्स ऑप्शन सी एज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही जॉइंड द जिम लुकिंग फॉरवर्ड टू लूजिंग वेट। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब आप किसी से मिलने के लिए या फिर आप यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। तो ही जॉइंड द जिम लुकिंग फॉरवर्ड टू लूजिंग वेट, डज इट मेक सेंस, नहीं। हैबिचुएटेड तो हैबिट को बताता है, एडिक्टेड टू लूजिंग वेट डज नॉट मेक सेंस, यहां पर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा और यहां पे सेंस भी नहीं बनाता। तो ही जॉइंड द जिम, क्यों जिम ज्वाइन किया, रीजन बताएंगे ना, विथ अ व्यू टू, रीजन बता रहा है यहां पे, विद अ व्यू टू क्या बता रहा है, रीजन, क्योंकि वो चाहता था, या इस नजरिए से जिसे हम कहते हैं। सो विद अ व्यू टू लूजिंग वेट, सो दैट मेक्स ऑप्शन बी एज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉट ओनली ही ऑर्डर्ड फूड बट ऑल्सो हिट द डिलीवरी बॉय। अब यहां पर देखो, ना सिर्फ उसने फूड ऑर्डर किया बल्कि उसने डिलीवरी बॉय को मारा भी। अब यहां पर देखो, इसको कहते हैं एरर ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, इसे कहते हैं एरर ऑफ पैरेललिज्म। क्लियर हो क्या। तो एरर ऑफ पैरेललिज्म की अगर हम बात करते हैं तो एरर ऑफ पैरेललिज्म होता क्या है, एरर ऑफ पैरेललिज्म मतलब आपको चीजों को कैसा रखना पड़ता है, आपको चीजों को इक्वल रखना पड़ता है। इक्वल रखने का क्या मतलब हो गया कि जैसा, मतलब जैसे ये कंजंक्शन का पेयर है ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या है, कंजंक्शन का एक पेयर है। तो अब ये कंजंक्शन का पेयर जो है, इसमें दोनों तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए। कैसे इक्वालिटी होनी चाहिए भाई,
ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उसका आंसर होगा, ठीक है, कि जैसे आप यहां देख रहे हैं बट ऑल्सो के बाद आपको दिख रहा है हिट, यानी कि एक वर्ब दिख रहा है, जबकि आप बट नॉट ओनली के बाद देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक प्रोनाउन दिख रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं एरर ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, एरर ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे अगर बट ऑल्सो के बाद वर्ब है तो यहां पर भी इसके बाद भी वर्ब होना चाहिए। अब देखो हिट लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, तो अगर प्रेजेंट टेंस होता तो हिट्स लिखते ना, तो हिट लिखा है, इसका मतलब हिट का जो V2 फॉर्म है वो भी हिट ही होता है, तो इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता, डज नहीं आ सकता। यहां पे नॉट ओनली के बाद आपको एक वर्ब लगानी है, पर वो डज नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस है। शी लिखा है, सिंगुलर होता तो हिट्स लिखते वहां पर, इसका मतलब हिट लिखा है, इसका मतलब ये V2 है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी को आंसर करना पड़ेगा। नॉट ओनली डिड शी, ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, नॉट ओनली डिड शी क्या हो जाएगा यहां पे, नॉट ओनली ठीक है, नॉट ओनली डिड शी ऑर्डर्ड नहीं होगा, यहां पे ऑर्डर कर देते हैं इसको, नॉट ओनली डिड शी ऑर्डर, डिड के साथ V1 लगता है, तो यहां पर ये नॉट ओनली डिड शी ऑर्डर कर लेते हैं इसको, दैट मेक्स इट परफेक्टली राइट, ठीक है। तो यहां पर ये आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट ओनली डिड शी ऑर्डर बट ऑल्सो हिट द डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आई प्रेफर टू स्लीप दैन टू प्ले। अब यहां पर ये बहुत ही गलत लिखा हुआ है, देखो प्रेफर के साथ अगर हम बात करें तो प्रेफर के साथ आप क्या यूज करते हैं, कभी भी दैन यूज मत करिएगा। प्रेफर के साथ आप कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे, दैन का यूज नहीं करेंगे। प्रेफर के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम प्रेफर के साथ ज्यादातर प्रेफर करते हैं, या प्रेफर के साथ हम क्या प्रेफर करते हैं, आईएनजी फॉर्म, यानी कि V1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्रेफर करते हैं। तो प्रेफर के साथ हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो प्रेफर स्लीपिंग टू प्लेइंग, प्रेफर स्लीपिंग टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई प्रेफर स्लीपिंग टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। क्लियर हो गया। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा प्रेफर के साथ आप टू लगाते हैं और जो भी दोनों वर्ब रहेंगे वो आईएनजी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, अगर वर्ब है तो। अगर नाउन है तो फिर जो नाउन है वो तो नाउन ही रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द gemstones each has been cut and polished diligently. The gemstones each has been cut and polished diligently, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपको पता है कि ईच अगर पहले लिखा होता, ईच जेमस्टोन अगर पहले लिखा होता तो ईच के बाद हम यहां पे क्या लिखते, जेमस्टोन लिखते। ईच ऑफ द लिखा होता तो जेमस्टोन्स लिखते, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती। लेकिन यहां पर क्योंकि ईच बाद में लिखा हुआ है और उससे पहले जेमस्टोन्स लिखा है, तो अब ईच का इंपैक्ट जेमस्टोन्स पर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जेमस्टोन्स क्योंकि प्लूरल है तो आपको यहां पर हैव लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द जेमस्टोन्स ईच हैव बीन कट एंड पॉलिश्ड डिलिजेंटली। द जेमस्टोन्स ईच हैव बीन कट एंड पॉलिश्ड डिलिजेंटली। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर सच में समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज मेक श्योर आप यहाँ पे सेशन को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड बी सेफ। Hello everyone, my name is Swati. I'm from Bhiwani, Haryana. I've recently cleared my exam for SBI PO 2020-21. ये ऑफिशियली मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, बट मैंने डेडिकेटेडली ये पहली बार अटेम्प्ट दिया है, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो बिफोर, कंसिडरिंग दैट दिस वाज माय फर्स्ट dedicated attempt to SBI PO and I feel very fortunate that I cleared the exam. जब मैं अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रही थी तब मुझे काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आई। फर्स्ट वाज टाइम मैनेजमेंट, सेकंड वाज एक्यूरेसी एंड थर्ड वाज स्पीड। अभी ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके प्री के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और मेंस के लिए आपका कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस थोड़ी सी स्पीड, आपको दोनों चीज़ें अगर कंबाइंड होंगी तो आप काफ़ी अच्छा एक स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हो। और मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव लिखने का भी एक छोटा सा मुझे वहाँ पे एक इशू आया था।
अभी इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने बाद में ऑलिव बोर्ड रेफर किया था। मैंने सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट किए, प्री के लिए मैंने सिर्फ ऑलिव बोर्ड के मॉक्स अटेम्प्ट किए और कुछ भी नहीं। लेकिन उन मॉक्स का एक थरो एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए मॉक्स के, मैंने हर एक मॉक को एक थॉरली एनालाइज किया कि उसमें मेरे जो सही है वो कैसे सही है, उनका एक रीड, जो गलत है उनको दोबारा अटेम्प्ट करना, और जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए उनका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना मॉक का एक अच्छा एनालिसिस कर पाते हो तो आप अपना एक्यूरेसी वाला जो पॉइंट है उसको आप ख़त्म कर लेते हो। और जब आप अपने मिस्टेक्स को और जितने आपके लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है उनको आप बार बार पढ़ते जाते हो, तो आपका जो स्पीड वाला मैटर है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। और साथ ही साथ एक फ्रीक्वेंट जब आप मैनर में एग्जाम देते हैं तो आपका स्पीड वैसे भी इम्प्रूव हो जाता है। और थर्ड जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। वो तो आप मॉक दे ही रहे हैं, जिस तरीके से आप मॉक देंगे, जब आप अपने एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। These all three things helped me through my mocks, ऑलिव बोर्ड मॉक्स, और मैंने और कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। मेंस के लिए भी मैंने सिर्फ ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ही अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसमें मुझे जीके का, डिस्क्रिप्टिव का और मैथ्स में वही स्पीड का थोड़ा सा इशू आया था। मैथ्स में मेरा जो कंसेप्ट क्लैरिटी था वो काफ़ी सही था, मेरा बेसिक्स बहुत क्लियर था, लेकिन वो एक जल्दी जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट करना, वो चीज़ें मतलब मैं कितना भी टेबल रट लूँ मुझसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट्स भी थोड़े कम रहे। लेकिन ठीक है, मेरा एक्यूरेसी सही था तो मेरे मार्क्स भी सही रहे। डिस्क्रिप्टिव के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें। आप जितना सिंपल लैंग्वेज में और फॉर्मेट में अपना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ही अच्छा आप अपना एक मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैंने यही एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपने एग्जाम के लिए, एंड आई थिंक इट पेड ऑफ, क्योंकि मेरा स्कोर मेंस में भी काफ़ी ठीक है।